द्विघात समीकरण मैथ्स का एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का बेसिक्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी चर और अचर के संयुक्त तौर पे आप उसको कैसे उसका गुणनखंड करेंगे, है ना। तो बेसिक्स सीखेंगे अपन, उसमें देखेंगे चर क्या होता है और अचर क्या होता है और उनका हम कैसे गुणनखंड करते हैं, है ना। एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखो, आपके पार्ट का जो नाम है द्विघात समीकरण। तो हम एक एक करके समझेंगे कि द्विघात क्या होता है, समीकरण कैसे बनता है, उसमें जो घातें होती है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, और चर जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनका क्या योगदान है ना। तो सबसे पहले समझो कि आप चर क्या होता है। तो चर वो होते हैं बच्चों, है ना, जो हमारे एक्स वाई जेड जो भी आप लोग वेरिएबल्स देखते हो, है ना, जिसका कोई भी फिक्स मान नहीं होता है। उसमें आप ए बी सी डी कोई भी एक से लेकर जेड तक कोई भी आप ले सकते हो वर्ड को, है ना। वो आपका चर है जिसका कोई भी गणित में फिक्स मान नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो 1 2 3 4, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना, आपके इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि उसका क्या मान होना चाहिए, है ना। और अचर वो है जिसमें आप देखोगे कि उसका फिक्स मान है, जैसे 2 3 4 ये जो संख्याएं हैं इसमें आप देखोगे कि ये बचपन से ही 2 है, 2 है तो 2 है ना। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि 2 2 ही है, 3 3 है। लेकिन x उसका मान आप 9th में देखोगे तो एक इक्वेशन के लिए कुछ अलग आएगा, दूसरे इक्वेशन में कुछ अलग आएगा, है ना। तो जिसका मान फिक्स नहीं है वही आपका चर है। जैसे x y z ये सब आपके क्या हो गए, चर हो गए। और अचर क्या हुए, कोई भी संख्या, है ना, वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो हमारे सब क्या होते हैं, अचर होते हैं, ठीक है। 1 2 कुछ भी, जिसमें आप इंटीजर्स में कुछ भी ले सकते हो, है ना। 1 2 3 4 माइनस में भी संख्याएं हो, या फ्रैक्शनल वैल्यू हो जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, है ना, या फिर जीरो भी हो सकता है ना, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है अचर में, है ना। और आप देखोगे बीजीय व्यंजक, क्या बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो ध्यान देना, बीजीय व्यंजक वो होता है जैसे 3x² प्लस 4y प्लस 5 इस टाइप से, है ना। आप देखोगे 3/4 x² प्लस 3√y प्लस 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से जो भी होंगे वो आपके बीजीय व्यंजक, ठीक है। जिसमें आप देखोगे ये बीज, इसी को बीजीय बोला जाता है ना। x y z इसी को बीजीय बोल दिया जाता है, जो कि आपका चर है, ठीक है। वही आपका, और व्यंजक ये आप पूरा इसका प्रसार देख रहे हो आप लोग, है ना। 3/4 x² प्लस 3y प्लस 4 इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। उसमें आप देखोगे कि जो आपकी संख्या है वो रूट में भी हो सकती है, ठीक है। उसमें घातें भी लगी हो सकती है और रूट भी हो सकता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा होगा 3/4 √x टू द पावर 3 या 4, या मान लो उसमें यहाँ पर 3 लिखा तो भी चलेगा, 2y प्लस z इस टाइप से आप जो भी देखोगे ये सब आपका बीजीय व्यंजक में आ जाता है, ठीक है। चर आपको मैंने बताया, कोई भी संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या फिर शून्य हो, जो कि उदासीन होता है, ठीक है ना। वो कोई भी संख्या हो सकती है। और चर x y z कुछ भी, है ना, a b c d आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चंस आप जैसा चाहो ले सकते हो, या प्रश्न में जो पहले से दिया हो वो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बहुपद क्या होते हैं, ध्यान देना, है ना। बहुपद क्या होते हैं, जो भी आप साथ में जो बीज देख रहे हो किसी भी चर और अचर के संयुक्त रूप में, है ना, तो उसके पदों की लगातार कोई श्रृंखला बन जाए तो वही बहुपद हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें एक से ज्यादा पद हो वो आपके बहुपद है ना। उसमें हम पावर, उसमें घात को हम नहीं देखते, ठीक है। जैसे मान लो अगर कहीं पर है 4x² प्लस 3x प्लस 5, है ना, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, आपके कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, तो एक ये बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लगा हो मान लो 5x टू द पावर 5 प्लस 4x² प्लस 3 प्लस y इस टाइप से, तो आप इसमें भी देखोगे कि इसमें पावर कितनी है, मैक्सिमम 5 है, डिग्री कितनी है 5 है, और यहाँ पर कितनी डिग्री 2 है, फिर भी ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों, 1 2 3 4 कितने भी पद हो सकते हैं, ठीक है ना, वही आपका हो जाएगा क्या, बहुपद। इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि मतलब इसमें रूट में क्यों है वैल्यू, है ना। आप इसमें और देखो, जैसे मान लो अगर है
√3x² प्लस 4 प्लस 5 प्लस सॉरी, अगर यहां पर मान लो प्लस में y प्लस z, इस टाइप से आप यहां पर देखोगे कि आपके जो चर थे वो कितने हो गए, 3 हो गए, तो भी आप इसको बीजीय व्यंजक ही कहोगे। कहने का मतलब बहुपद ही कहोगे। बहुपद में बस आप ये देखोगे कि पद कितने हैं, जितने ज्यादा पद होंगे वो बहुपद की श्रृंखला में ही आ जाएगा, है ना। एक पद है तो वो रेखिक हो जाएगा, है ना। दो है तो फिर क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। ठीक है, पावर की हम बात बाद में करेंगे, अभी हम बस ये देखते हैं कि कितने इसमें पद हैं। जितने पद हैं तो वो हमारे बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको बहुपद क्या कहलाते हैं, है ना। चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। ठीक है, ये मालूम होगा तभी आपको इस पार्ट के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, वो इजीली आप लोग सोल्व कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले इसमें जो शब्द हैं, टर्म्स हैं, उसका हमें मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, अभी हमने देखा कि बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों, 2 से ज्यादा पद हो, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके बहुपद। द्विघात का मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, डिग्री कितनी हो उस इक्वेशन की, 2 हो, समीकरण की डिग्री कितनी हो, 2, तो वो आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो यहां देखो आपकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो इस इक्वेशन के लिए जो डिग्री बनी वो कितनी होगी, वो होगी 2, है ना। इक्वेशन तो खैर हम इसको नहीं कहेंगे, इक्वेशन जब कहेंगे जब LHS और RHS बराबर हो, है ना, जिसमें हमारा RHS भी हो। यहाँ सिर्फ LHS है तो हम इसको इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसके लिए हम देखेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना। तो जब डिग्री 2 हो तो उसी को हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, और जैसे मान लो अगर कहीं पर हो 5x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 5x प्लस 4, तो इसमें आपका देखो डिग्री कितनी है, 4, तो यह आपका द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसको आप द्विघात बहुपद नहीं कह सकते, इसको द्विघात बहुपद कहोगे। लेकिन अगर मान लो किसी स्थान पर ऐसा है, ध्यान देना, 4x⁴ अपॉन x⁴ प्लस 5x प्लस 4, तो क्या आप इसको द्विघात कहोगे। तो इसके लिए देखो क्या करना होगा, इस हम इक्वेशन को पहले सोल्व करेंगे। सोल्व करने में आपको ये बात मालूम होगा कि हम क्या करते हैं, जब भी 2 वेरिएबल या 2 संख्याएं कभी भाग में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके पावर को माइनस करते हैं। जैसे 3/2 माइनस 1/2, तो यहाँ आप करके देख लो, है ना। 4x⁴ मान लो यहाँ पर 3/2 माइनस 1/2 है ना। क्या करोगे आप, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 आएगा और ये 3 में से 1 जाएगा, तो x⁴ 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1। मतलब इसकी जो डिग्री आई वो कितनी आई, 1, जिसको हम लिखते भी नहीं है, डायरेक्ट बस x लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये हम कहेंगे कि द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद हमने देखा कि इसका जो मैक्सिमम पावर था वो कितना था, 1। वो जब 1 मैक्सिमम पावर होगा तो हम उसको द्विघात बहुपद नहीं कह सकते। द्विघात बहुपद कहने का मतलब कि जो इस इक्वेशन की डिग्री होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, 2, तो हम उसी को कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है ना। ऐसे करके एक एक करके हम टर्म्स का मतलब समझोगे, टर्म्स का मतलब समझोगे तभी आप प्रश्नों को इजीली हल कर पाओगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। जो आपकी पार्ट का भी नाम है द्विघात समीकरण, उसी में से ये शब्द लिया गया द्विघात। और बहुपद तो आपको पता ही है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसी को हम कह देते हैं बहुपद, है ना। अब और देखो, अब समझो द्विघात समीकरण किसको कहेंगे। हमने अभी तक समझा कि द्विघात बहुपद, है ना, बहुपद पढ़ा, द्विघात बहुपद पढ़ा। अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण। तो समीकरण जब बनता है जब LHS और RHS में हमारे दोनों मान दिए हो। ठीक है ना, जैसे इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, जैसे मान लो कहीं पर है 3x² प्लस 9x प्लस 4, ठीक है, तो क्या मैं इसको समीकरण कहूंगा, नहीं, द्विघाती तो है ही। ये जो देख रहे हो आप, ये द्विघात है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है।
जो कि आपके पूरे पार्ट में आपको द्विघात का ही पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 4 में पूरा द्विघात का ही है, पूरा चैप्टर ही द्विघात पर बेस है, जिसमें आप देखोगे मैक्सिमम पावर आपको 2 दिखेगी। लेकिन क्या मैं इसको समीकरण कह सकता हूँ? तो नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे पास क्या है, एक साइड मतलब LHS की वैल्यू है ना, इसमें RHS नहीं है। लेकिन जैसे ही बराबर करके शून्य या कोई भी संख्या दी हो, तब हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक समीकरण है ना। समीकरण उसी को कहा जाता है जिसमें LHS भी हो और RHS भी हो। ठीक है, तो बराबर में अगर शून्य दिया हो ऐसे मान लो, है ना, तो ये आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। याद रखना, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें आप कोई भी इक्वेशन दी होगी, जब समीकरण दिया होगा तो उसमें जब आप कंपैरिजन करोगे तो a के स्थान पर देखोगे यहाँ क्या है 3, b के स्थान पर क्या देखोगे 9 और c के स्थान पर क्या देखोगे 4। ठीक है, तो यह आपका समीकरण है, द्विघात समीकरण इसी को कहते हैं, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखना, है ना, क्योंकि इसका आपको बहुत जगह भी यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया द्विघात समीकरण, और ये है आपका द्विघात समीकरण, और ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको आपको पढ़ना है आगे पूरे पार्ट में, इसी पर द्विघात समीकरण पर ही है। ठीक है ना, पार्ट का क्योंकि आपका नाम ही द्विघात समीकरण है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आते हैं जो 1-1 मार्क्स के बनते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, है ना, कोई एक समीकरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है ना। हो सकता है त्रिघात के भी आ जाए, अगर एग्जामिनर चाहे तो आपसे त्रिघात के ही पूछ सकता है और रेखीय भी पूछ सकता है। इसलिए आप जब इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आए तो सबसे पहले आप पढ़ना कि जब जांच करने के लिए दिया है तो क्या दिया है, क्या उसमें लिखा है द्विघात समीकरण, या रेखीय लिखा है, या त्रिघात लिखा है। अगर द्विघात लिखा है तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम पावर है, मतलब इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है। अगर इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो द्विघात समीकरण है ना। और अगर रेखीय पूछा है तो इक्वेशन की हमारी डिग्री कितनी आनी चाहिए 1, और अगर त्रिघात पूछा है तो इक्वेशन की हमारी डिग्री आनी चाहिए 3। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है, ठीक है ना, मैक्सिमम घात जितनी होगी वही हमारी डिग्री होती है। ठीक है ना, समझ गए। तो अब देखो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ अलजेब्रा के जो बेसिक फॉर्मूले वो आने चाहिए। जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 या 7 से ये फॉर्मूला है, तो आप लोग को उम्मीद है आता भी हो, है ना। जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसका हम अभी यूज करने वाले हैं, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया। नहीं याद है तो आप लोग एक बार दो बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो एक और चीज बच्चों को मन में आता है कि ये कैसे, तो देखो होता क्या है, जैसे किसी भी संख्या के ऊपर या किसी भी चर या अचर के ऊपर अगर पावर लगा है तो उसको उतना ही टाइम गुना किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2 की पावर 3, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 की पावर 3 का क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि 2 गुने 2, जिसको हम 3 बार लिखकर ना दर्शा के हम उसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3, है ना। ऐसा हम इसलिए करते हैं, देखो होता क्या है कि अगर कभी भी चर या अचर की मैक्सिमम पावर मान लो अगर 10 लिखी हो, तो क्या आप उसको 10 बार गुने में लिखोगे, है ना। अगर लिखोगे तो वो देखो गलत तो नहीं होगा, लेकिन वो एक आपका समय भी जाया जाएगा और साथ में वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा, है ना। जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा है 5 की पावर 6, तो क्या लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपका समय कितना खराब होगा खुद ही आप लोग सोचो, इसमें बहुत समय जाएगा, है ना। साथ में एक आपका ये जगह भी ज्यादा लेता है ना, और एक स्टैंडर्ड तरीका भी नहीं है। इसलिए हम उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, जैसे पावर लगा देते हैं। ठीक है, ठीक वैसे इसको पावर लगा दिया। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हो ना, वो यही हुआ है। मैं बताता हूं अभी कैसे, है ना। देखो क्या हुआ है कि a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर है, उसके ऊपर पावर कितनी है 2, इसका मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी, यह हमारा 2 बार है। ठीक है ना, इसी को जब हम गुना करते हैं तो RHS में ये रिजल्ट निकल के आता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कैसे देखो, a का a में गुना किया, फिर a का b में गुना किया, फिर b का a में गुना किया, फिर b का b में गुना किया, तो आप देखोगे कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो यही निकल के आएगा, है ना। तो इसी
को गुना करने के बाद हमारा आरएचएस में वो रिजल्ट आता है, जिसको हम फॉर्मूला के तौर पे यूज करते हैं। फॉर्मूला होता क्या है? तो फॉर्मूला बस देखो, किसी भी इक्वेशन का जो लास्ट रिजल्ट होता है ना, उसी को फॉर्मूला नाम दे दिया जाता है। फॉर्मूला कोई ऐसा कुछ बहुत चमत्कारी चीज नहीं है। फॉर्मूला वही है जो आप लोग पढ़ रहे हो, बेसिक जो पढ़ रहे हो, उसी का जो लास्ट रिजल्ट होता है, उसी को जब आप लोग यूज करने लग जाते हो किसी भी क्वेश्चन या इक्वेशन में, तो वही फॉर्मूला बन जाता है ना। अब हम इतना बार बार तो करेंगे नहीं कि ए में ए का गुना करें, बी में बी का गुना करें, फिर बी का ए में गुना करें, फिर बी का बी में गुना करें। इसलिए हम उसको ऐसे याद कर लेते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा है ना। उम्मीद है ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसे हमें कभी भी परेशान नहीं होना कि ये फॉर्मूला कैसे बन जाता है। फॉर्मूला बनता वही है जो हम बेसिक पढ़ते हैं, बस उसका जो लास्ट रिजल्ट होता है, जो निचोड़ होता है, हम उसी को डायरेक्ट यूज करने लग जाए तो वही हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी का मैं अभी इसमें यूज करूंगा। कैसे करूंगा वो देखो क्या है। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x जो है वो a का काम करेगा और जो 2 है वो b का काम करेगा। ठीक है, और माइनस बीच में है। ठीक है, इसका एक प्लस वाला फॉर्मूला भी है, वो भी लिख देता हूं, आप लोग वो भी याद कर लेना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है, ये भी बेसिक है वैसे ही, बस यहाँ पे माइनस की वजह प्लस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x, a के स्थान पर क्या है x, मतलब x का स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब एक तो फॉर्मूले का 2, साथ में a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुना फॉर्मूले का और a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2 है। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है ना, प्लस में क्या है साथ में 1 बराबर 2x माइनस 3, यही है। अब ये हो गया x स्क्वायर 2 दूनी 4, तो माइनस का 4x है ना, प्लस का 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 है ना, यही है। अब मैं क्या करूंगा कि जितने भी मेरे आरएचएस साइड हैं, जो भी नंबर, मैं उनको भी एलएचएस साइड ले आऊंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा x स्क्वायर माइनस का 4x, ये आएगा इस साइड 2x, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2x, और ये क्या है 4 और 1 कितना होता है 5, और ये 3 हमारा माइनस का है आरएचएस में, तो एलएचएस में आएगा तो क्या होगा प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं यहां लिख देता हूं, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x। तो जब हमें ये भी पता है कि हमारे जो चर हैं उनका अगर पावर सेम है और चर भी हमारे सेम है, तो हमारे प्लस और माइनस दोनों उसमें हो सकता है। ठीक है ना। जब चर अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर x और यहाँ पे y होता, तब हम उनका प्लस माइनस नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि चर अलग है, मतलब इनकी मान हो सकता है इनका अलग अलग होगा, हमें मान पता नहीं है, तब तक हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते जब तक मान पता ना चले। लेकिन जब चर हमारे सेम है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो माइनस का 4x माइनस का 2x, क्या होगा माइनस का 6x, और ये क्या है प्लस का 5 और प्लस का 3, क्या होगा प्लस का 8 बराबर 0। तो अब आप लोग खुद देख के बताओ, मैंने आपको इतनी देर बताया, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है बच्चों कितना है, वो है 2। जब मैक्सिमम पावर 2 हो तो हम उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। यही जब से हम पढ़ रहे थे, है ना, और इसी को हमें प्रूफ करना था, क्या ये इक्वेशन द्विघात समीकरण है? तो हाँ है, ये इक्वेशन द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 1 नंबर का आएगा। एक बात याद रखना, वो मैंने आपको समझाने के लिए इतने ज्यादा 3-4 स्टेप में लिखा है। आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव आएगा 1 नंबर का, तब आप लोगों को इतना नहीं लिखना है, आप लोग को रफ वर्क में करना है इतना, है ना। इतने डिटेल में इतना लिखते मत चलना, क्यों? क्योंकि फिर वो आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। और 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ वो आपसे ऑप्शन पूछेगा, ठीक है ना, कि क्या होगा, तो उसमें हाँ या ना में जो भी होगा ऑप्शन, उसमें आप लोग देखोगे तो क्या है, जो मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है 2, तो जब मैक्सिमम पावर 2 हो सकते हैं तो ये हम इसको कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, और ये फॉर्मूले भी आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप लोग उसको बार बार पढ़ोगे तो डायरेक्ट अप्लाई करना सीख जाओगे। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग अप्लाई करने सीख जाओगे। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए इसको इतना ज्यादा 3-4 स्टेप बढ़ाकर लिखा। ठीक है, अब आगे देख लो और क्या है।
इस टाइप से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है ना। तो एक 2 4 5 क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आदत हो जाएगी, ठीक है। यहां पर देख लो क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यहां पर देखो क्या है, इसको भी जांच करना है, वैसे ही करना है। फॉर्मूला आप लोग को पता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, वो भी मैं अभी लिख दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो पहले एलएचएस में क्या है, एक्स का हमें गुना करना है x+1 में। एक और बात याद रखना आप लोग, हमेशा कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी संख्या या कोई भी चर अचर लिखा है तो उसका जब आप ब्रैकेट के अंदर की संख्या या चर के साथ जब गुना करोगे तो ध्यान देना कि सिर्फ x का x के साथ मत कर देना, x का 1 के साथ भी होगा। जैसे ध्यान देना, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, मैं बता देता हूँ किस टाइप की। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है x, है ना, और x+y, तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। और मान लो अगर कहीं लिखा x गुने x+y, तो एक बात याद रखना, आप लोग को हो सकता है देखने में लगे कि ये दोनों सेम है ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि यहाँ पर लगा है ब्रैकेट, और जब ब्रैकेट में लगा होता है तो वो पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर जितना भी हो, है ना, चर हो अचर हो, जो भी इक्वेशन बनी हो ब्रैकेट के अंदर, वो पूरी की पूरी हमारे लिए एक यूनिट मानी जाती है ना। जब वो एक यूनिट होगी तो इस x का इस पूरे में गुना होगा, मतलब एक बार x के साथ भी होगा, एक बार y के साथ भी होगा, है ना। लेकिन इसमें x का सिर्फ x के साथ गुना होगा। दिखने में आपको एक जैसा है, बस देखो आप लोग बोलोगे बस ब्रैकेट ही तो नहीं लगा, लेकिन ध्यान दो इसका सिर्फ x के साथ होगा, ना कि y के साथ। y के साथ करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ x के साथ ही गुना में है तो x के साथ ही करोगे, ये नहीं करोगे, ये दोनों से करो, यहाँ सिर्फ एक से करो, क्योंकि y से इसको नहीं बोला गया। यहाँ गुना करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि x के साथ भी होगा एक बार y के साथ भी होगा। जैसे अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, ये x⁻2 है ना, x की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि x और x का गुना होता है तो ऐसी कंडीशन में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। और x और y का जब गुना होगा तो xy हो जाएगा, ठीक है। वो दोनों चर अलग अलग हैं तो हम उनको गुना में एक साथ लिख देंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पिछले स्लाइड पे कि जब हम x और y का मतलब साथ में जोड़ नहीं सकते लेकिन गुना जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। दो चर अलग अलग को हम गुना कर सकते हैं लेकिन जोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसका मान हमें पता नहीं है ना, लेकिन हम उसको गुना जरूर कर सकते हैं। इसलिए x और y का मैंने गुना कर दिया और x का गुना कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, यही अप्लाई इधर करना है, ठीक है। यहां पर देखो क्या, x का x में गुना होगा तो क्या होगा, x², एक में होगा तो क्या होगा +x। एक में गुना करोगे किसी भी चर का तो वो एक हम लिखते नहीं है साथ में, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि एक में गुना किसी भी चर या अचर से करो उसके मान पे कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए हम साथ में लिखते नहीं, ठीक है। +8 बराबर, यहां पर ध्यान दो, आप देखो अगर इसका इसमें गुना करो फिर इसका इसमें गुना करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भी सूत्र है। सूत्र क्या है, ध्यान दो, a+b a-b इसका होता है a² - b², ठीक है। तो ये भी एक सूत्र है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला सूत्र है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। a+b गुने a - b a² - b², ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है और हायर स्टडीज में, और आप लोग 9, 10, 11, 12 पूरा इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। आगे की क्लासेस में तो इसको आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, इसको लिख कर भी नहीं दिखाना होता कि हमने इसको यूज किया है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना है ना। अब यहां पर क्या है तो देखो, x+2 x - 2 मतलब a+b a - b इसी का काम कर रहा है ये, तो मैं क्या करूंगा, x² - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो x² + x + 8 बराबर x² - 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये x और x, ध्यान दो x² इधर है, मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या होगा, x² - x² प्लस का x प्लस का 8 प्लस का 4 = 0। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में, तो इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 4 -4 प्लस का 4, क्या होगा, 4 में से 4 को घटाओगे तो क्या होगा, 0 होगा ना, इसलिए ये भी
कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 12 बराबर शून्य। तो क्या अब आप लोग देखकर खुद ही बताओ, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो इसका उत्तर होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की जो डिग्री है वो कितनी है, 1, जो कि रेखीय समीकरण जिसको बोला जाता है, ना कि द्विघात समीकरण। ठीक है ना, तो ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। ये भी आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है ना, ऐसा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपका बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब समझो कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। ध्यान देना, मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर शून्य। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे द्विघात समीकरण के बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। इनका मूल कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देना। जब आप उसको 2 टाइप का मेथड अभी आपको यूज करते हो आप लोग, है ना, मिड टर्म स्प्लिट मेथड जिसको गुणनखंड मेथड भी कहते हैं, और एक श्रीधराचार्य फॉर्मूले के थ्रू आप लोग इसका मूल निकालते हैं। तो ध्यान देना, जब हम इसका मूल निकालते हैं तब हमारे पास इसके 2 रिजल्ट निकल के आते हैं। 2 क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 2 है। मतलब हम द्विघात का मतलब हो गया जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी। तो जिस भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होगी तो उसके रिजल्ट भी आपको 2 निकल के आएंगे। रिजल्ट निकल के आने का मतलब ये है कि ऐसे 2 मान जिसको आप इक्वेशन में पुट करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके 2 रिजल्ट निकल के आएंगे, इससे गुणनखंड निकल के आएंगे 2, शून्यक भी बोलते हैं जिसको, शून्यक आएंगे, जिसको आप इसमें पुट करोगे, x के स्थान पर पुट करोगे तो उसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य। और वो सिर्फ 2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2। जब आप त्रिघाती देखोगे, है ना, त्रिघात इक्वेशन को सोल्व करोगे तो उसमें आपके कितने आते हैं, शून्य 3, और वो तीनों को जब आप इक्वेशन में रखोगे एक एक करके तो आप देखोगे कि जो रिजल्ट आपका कितना आएगा, शून्य आएगा। रेखीय समीकरण में क्या होता है, मैक्सिमम पावर होती है बच्चों 1। मैक्सिमम पावर अगर 1 होगी तो आपका जो रेखीय समीकरण है उसका शून्य सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो रेखीय समीकरण है। मैक्सिमम पावर अगर 2 है मतलब द्विघाती है तो उसके शून्य के भी कितने आएंगे, 2, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, द्विघात। ठीक है, द्विघात समीकरण, इस पूरे चैप्टर में द्विघात समीकरण ही है, इसलिए बता रहा हूँ। त्रिघाती समीकरण भी होते हैं जिसमें आपके शून्य भी 3 होते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का खास ध्यान रखना। तो याद रखना, अब मैं उसी का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे देखो, इसके मान लो 2 मूल निकल के आएंगे, है ना, मतलब 2 इसके शून्य निकल के आएंगे। एक मान लो अल्फा, एक मान लो बीटा। अगर मैं उन दोनों को सम कर दूं, अल्फा और बीटा जो इसके दोनों शून्यक निकल के आएंगे, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो वो रिजल्ट किसके बराबर होगा, वो रिजल्ट हमेशा हो जाता है -b/a के। ठीक है, खास ख्याल रखना है इसका, क्योंकि अब बहुत जगह इसका यूज होगा, है ना। तो क्या ये b कहां से आया सर, तो ये b आया बच्चों यहां से, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। इक्वेशन में आपको देखोगे तो जो x के साथ होगा वही आपकी b की वैल्यू होगी। हो सकता है आपकी इक्वेशन बहुत बार ऐसा भी लिखा रहे, 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4x, तब आप क्या देखोगे, इस 5 को लिख दोगे क्या b के स्थान पर, नहीं, वो गलत हो जाएगा। मैंने बोला x चर के साथ जो भी मान होगा वही आपके b की वैल्यू होगी, तो वो क्या है, 4। साथ में साइन का ध्यान रखना, अगर प्लस में है साइन तो फॉर्मूले, ये जो माइनस आप देख रहे हो ना, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ना कि इस इक्वेशन का। तो इक्वेशन में अगर पहले से एक माइनस होगा तो आप लोग b के स्थान पे वो वैल्यू को आप माइनस में लोगे, और फॉर्मूले का एक माइनस तो रहेगा ही साथ में। ठीक है, मान लो b के स्थान पर अगर कहीं पर है -4, है ना, तो ये आप उसको ऐसे पुट करोगे और -1 बाहर भी लगाओगे, जो कि बाद में माइनस का माइनस में गुना होकर प्लस हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो आप लोग इस बात का खास ख्याल रखना कि हमें b की वैल्यू कैसे लेनी है, जो चर के साथ हो, x चर के साथ हो उसी को लेना है। साथ में हमें साइन का भी खास ख्याल रखना है। ठीक है, और a तो आपको पता ही है, x स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा यहाँ पर वो आपका a है ना।
ये एक कॉम्बिनेशन बनता है जो आप लोग को याद होना चाहिए, है ना, एक ये याद रखना। और एक और बनता है एक्स अल्फा गुने बीटा, इन दोनों का क्या गुणनखंड। जब अल्फा और बीटा का गुणनखंड करोगे, सॉरी गुना करोगे, तो वो जो बराबर रहता है सी अपॉन ए के। ये सी कहाँ से आया, तो बच्चों ये जो आप सी देख रहे हो अचर, जो कि एक संख्यात्मक मान होता है, जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है ना, शून्य भी हो सकता है। शून्य जब होगा तो अक्सर वो आपको इक्वेशन में लिखा हुआ नहीं दिखेगा, वो डायरेक्ट बस इतना लिख देगा, मान लो 3x² + 4x, तो सर सी कहाँ गया, तो सी बच्चों शून्य होगा, इसलिए उसको लिखा नहीं गया। समझ रहे हो, ये मैं अपने मन से एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, है ना। तो सी कहाँ गया, तो बच्चों वो सी वहां गया, तो वो शून्य होगा, इसलिए उसको लिखा नहीं गया, ठीक है ना। तो वही सी है। और अगर सी दिया है कोई भी धनात्मक और ऋणात्मक कोई भी, तो सी के स्थान पर वो ले लो गया। और ए तो आपको पता ही है जो x² के साथ है ना। तो ये याद रखना कि जब भी हमारा अल्फा और बीटा जो दो उसके मूल आएंगे, उसका अगर मैं जोड़ करूं तो -b/a के बराबर होगा, और अगर मैं उसका गुना कर दूं तो वो c/a के बराबर होगा, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये दोनों, एक और बात याद रखना, ये दोनों आपके क्रॉस चेकिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं कि आपने जो गुणनखंड निकाला है इक्वेशन का, समीकरण का गुणनखंड जो निकाला है वो सही है या गलत, इसके चेक में भी इसका बहुत आपको हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये इसलिए आप खास इसको याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म साथ में अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है, और अल्फा गुने बीटा c/a के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों आप लोग खास ख्याल रखना, है ना। एक और बार देखो, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कहने का मतलब है इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको अक्सर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में मिल जाते हैं, है ना। ज्यादातर वो 2 मार्क्स में देते हैं, जिसमें आपसे ये बोलते हैं, वो एक आपको प्रॉब्लम सम दे देंगे, है ना, एक कंडीशन दे देंगे, जिसको पढ़कर आपको द्विघाती समीकरण बनाना होगा, है ना। हमें समीकरण को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, हमें समीकरण को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस हमें उसका समीकरण बना के देना है, एक द्विघाती समीकरण, है ना। तो यहां भी वही बोला गया कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, प्रश्न पढ़ेंगे पहले हम कि एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको उसका क्षेत्रफल दे दिया गया, है ना, किसका, एक आयतकार भूखंड। आपको सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए आयतकार भूखंड कैसा होगा, तो वो कुछ इस टाइप से होगा, है ना, जिसमें एक लेंथ होगा, है ना, और एक ब्रीथ होगा, ठीक है, जिसमें एक लेंथ होगा और एक ब्रीथ होगा। यह आपका आयतकार भूखंड हो गया, है ना। और आपको आयत के भी मतलब उसके जो बेसिक मालूम होना चाहिए कि आयत क्या होता है, तो उसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, साथ में इसको चारों डिग्री जो है, चारों एंगल्स हैं वो 90-90 डिग्री होता है, जैसे इतना बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें बोला है एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना, हमसे बोला गया है, अब सबसे पहले आप लोग देख लो कि लेंथ और ब्रीथ क्या है ना। तो अगर मान लो ब्रीथ या फिर चौड़ाई बराबर 1 से, है ना, लंबाई बराबर क्या होगा, ध्यान देना, चौड़ाई अगर मैंने x माना है, चौड़ाई आप x के स्थान पर b भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो लेंथ हमारा क्या होगा, ध्यान देना, लंबाई हमारी क्या होगी, इसमें लिखा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब मैं चौड़ाई को अगर दुगना कर दूं तो ये 2x हो जाएगा। दुगना का क्या मतलब होता है कि हम उसको 2 से गुना कर दें। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, मतलब मैं एक इसमें जोड़ दूं, है ना। तो ये मेरी क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये मेरी क्या हो गई, चौड़ाई। ध्यान देना इसको, ये आपको बनाने आना चाहिए इक्वेशन, तभी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इसमें आपको पहले से बना कर नहीं देंगे, है ना, 2 नंबर का आता है, आपको खुद बनाने आना चाहिए, बस उसको बार बार पढ़ पढ़ के हमें समझना है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से
चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है, चौड़ाई मैंने मान लिया x, लंबाई के जो है क्या है x के दुगने से एक अधिक, तो मैंने दुगना किया फिर एक, मतलब ये मेरी हो गई चौड़ाई और ये हो गई मेरी लंबाई। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन में, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद कर देता हूं क्योंकि ये पूरी एक यूनिट है। तो अब मैं इसको लिखूंगा, ध्यान देना है ना, कैसे लिख सकता हूं। हमें मालूम है कि आयताकार क्या है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप लोग क्या लिख सकते हो, इसमें पहले से आपको दे के रखा है ना, कितना दे के रखा है 528। तो लंबाई कितनी है बच्चों 2x + 1 गुने x चौड़ाई, ये मैंने लिख दी। ठीक है, अब ध्यान दो, अब मैं इसको ब्रैकेट को खोलूंगा, x का मल्टीप्लाई एक बार 2x में करूंगा, एक बार 1 में करूंगा, तो क्या होगा 2x², अब इसी x का गुना होगा 1 में, प्लस x बराबर 528। अब ये मेरा RHS से LHS में आएगा, तो क्या होगा 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। तो ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में, इसको मैंने निरूपित कर दिया होगा, है ना, समझ गए होंगे आप लोग क्या है ये, इसका द्विघात समीकरण बन गया, है ना। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ध्यान देना, इसमें क्या है कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसमें होगा क्या कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, कहने का मतलब दो ऐसे पॉजिटिव नंबर जिसको गुना करने पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो 306 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं वो संख्याएं कौन सी मानूंगा, वो संख्याएं कुछ भी हो सकती है बच्चों। आप ऐसे अगर डायरेक्ट इसको फैक्टर भी करोगे तो भी आप लोग नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो हमें तो क्या करना है, सिर्फ इसके डायरेक्ट इसको मानना है। मान लो अगर मैंने पहली संख्या मान ली x, क्या मानी मैंने प्रथम संख्या को x, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, तो पहली क्या हो गई x, यहां मैं लिख सकता हूं, है ना। पहली संख्या, ठीक है, क्या होगी वो x, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, तो पहली संख्या हो गई x। दूसरी क्या होगी, तो दूसरी होगी सिर्फ उससे एक ज्यादा, क्योंकि इसने बोला है कैसी होनी चाहिए क्रमांगत, क्रमांगत मतलब लगातार, ठीक है। तो पहली x हो गई, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 306, क्या है 306। तो मैं क्या करूंगा x गुने x + 1 बराबर 306। समझ गए क्या हो गया, x गुने x + 1 बराबर 306। तो x का गुना इसमें होगा, क्या होगा x² + x बराबर 306, x² + x माइनस 306, तो बराबर 0। तो ये आपको बन गया क्या द्विघात समीकरण। बस याद रखना है, इसको सोल्व करने के लिए आपको दो मेथड होते हैं इसके, एक गुणनखंड विधि और एक श्रीधराचार्य फॉर्मूले के थ्रू आप लोग इसको सोल्व करते हो, ठीक है। अभी तक मैं आपको सिर्फ इसको द्विघात समीकरण बनाना सिखा रहा था, है ना। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या था, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है।
तो आप चाहो तो इसको आगे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सिखाऊंगा, ठीक है। द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट से हम मैथ्स और रियल लाइफ के प्रॉब्लम को लॉजिकली सोल्व करना सीख सकते हैं और हमारे हायर स्टडी में भी ये बहुत काम आते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।